क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में 500 साल पहले अलग अलग नियमों के तहत खेले जा रहे गेंद और डंडे के खेलों से हुआ था। बैट अंग्रेजी का एक पुराना शब्द है जिसका सीधा अर्थ है डंडा या कुंदा। 17वीं सदी में एक खेल के रूप में क्रिकेट की आम पहचान बन चुकी थी और यह इतना लोकप्रिय हो चुका था कि रविवार को चर्च न जाकर मैच खेलने के लिए इसके दीवानों पर जुर्माना तक लगाया जाता था। 18वीं सदी के मध्य तक बल्ले की बनावट हॉकी स्टिक की तरह नीचे से मुड़ी हुई होती थी। इसकी सीधी सी वजह यह थी कि उस समय बॉल को लुढ़काकर अंडर आर्म फेंका जाता था और बैट के निचले सिरे का घुमाव बल्लेबाज को गेंद से संपर्क साधने में मदद करता था। इंग्लैंड के गांव से उठकर यह खेल कैसे और कब बड़े शहरों के विशाल स्टेडियम्स में खेला जाने वाला आधुनिक खेल बन गया, यह इतिहास का एक दिलचस्प विषय है। दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में खोजा गया यह गेंद और डंडे का खेल आखिर भारतीय उपमहाद्वीप का जुनून कैसे बन गया। इस खेल की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक ओर जहां उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की बड़ी कहानी इससे जुड़ी है, तो दूसरी ओर धर्म व जाति की राजनीति ने भी एक हद तक इसका स्वरूप गढ़ा। क्रिकेट की एक दिलचस्प खासियत यह है, अमीरों को जो मजे के लिए क्रिकेट खेलते थे शौकिया खिलाड़ी कहा गया और अपनी रोजी रोटी के लिए खेलने वाले गरीबों को पेशेवर यानी प्रोफेशनल कहा गया। अमीर शौकिया दो कारणों से थे। एक, यह खेल उनके लिए एक तरह का मनोरंजन था, खेलने के आनंद के लिए, न कि पैसे के लिए खेलना नवाबी ठाट की निशानी थी। दूसरा, खेल में अमीरों को लुभा सकने लायक पैसा भी नहीं था। पेशेवर खिलाड़ियों का मेहनताना वजीफा, चंदे या गेट पर इकट्ठा किए गए पैसों से तय किया जाता था। सीजनल होने के कारण खेल से साल भर का रोजगार तो नहीं मिल सकता था। जाड़े के महीनों यानी ऑफ सीजन में ज्यादातर पेशेवर खिलाड़ी खदानों में काम करते थे या कहीं और मजदूरी करते थे। शौकीनों की सामाजिक श्रेष्ठता क्रिकेट की परंपरा का हिस्सा बन गई। शौकीनों को जहां जेंटलमैन की उपाधि दी गई, तो पेशेवरों को खिलाड़ी या प्लेयर्स की उपाधि दी गई। मैदान में घुसने के लिए उनके प्रवेश द्वार भी अलग अलग थे। शौकीन जहां बल्लेबाज हुआ करते थे, वहीं खेल में असली मशक्कत और ऊर्जा वाले काम जैसे तेज गेंदबाजी खिलाड़ियों के हिस्से आते थे। क्रिकेट में संदेह का लाभ यानी बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बल्लेबाज को ही मिलता है। उसकी एक वजह यह चालू कर दिए, हिंदू व मुस्लिम दोनों ही 1890 के दशक में हिंदू व इस्लाम जिमखाना के लिए पैसे इकट्ठे करते दिखाई दिए। ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत को राष्ट्र नहीं मानते थे। उनके लिए तो यह जातियों, नस्लों व धर्मों के लोगों का एक समूह था जिन्हें उन्होंने उपमहाद्वीप के स्तर पर एकीकृत किया था। 19वीं सदी के अंत में कई हिंदुस्तानी संस्थाएं व आंदोलन जाति व धर्म के आधार पर ही बने थे। औपनिवेशिक हिंदुस्तान में सबसे मशहूर क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने वाली टीमें क्षेत्र के आधार पर नहीं बनती थीं, जैसा कि आजकल रणजी ट्रॉफी में होता है, बल्कि धार्मिक समुदायों की बनती थीं। इस टूर्नामेंट को शुरू में क्वाड्रेंगुलर या चतुष्कोणीय कहा गया क्योंकि इसमें 4 टीमें यूरोपीय, पारसी, हिंदू व मुसलमान खेलती थीं। बाद में यह पेंटाग्युलर या 5 कोणीय हो गया और द रेस्ट नाम की नई टीम में भारतीय ईसाई जैसे बचे खुचे समुदायों को शामिल किया गया। मिसाल के तौर पर विजय हजारे जो ईसाई थे, द रेस्ट के लिए खेलते थे। पत्रकारों, क्रिकेटरों व राजनेताओं ने 1930 और 40 के दशक तक इस पंचकोणीय टूर्नामेंट की नस्लवादी व सांप्रदायिक बुनियाद पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। उनका मानना था कि ऐसे समय में जब राष्ट्रवादी हैं कि पिच की लंबाई तो 22 गज होती है, पर मैदान का आकार और प्रकार एक सा नहीं होता। हॉकी, फुटबॉल जैसे दूसरे खेलों में मैदान के आयाम तय होते हैं, वहीं क्रिकेट में इनका कोई आयाम तय नहीं है। एडिलेड ओवल की तरह मैदान अंडाकार हो सकता है, तो चेन्नई के चेपॉक की तरह लगभग गोल भी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में छक्का लगाने के लिए गेंद को काफी दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में थोड़े प्रयास में ही गेंद सीमा रेखा के पार चली जाती है। कायदे कानून में बनने वाले खेलों में क्रिकेट का नंबर अव्वल था, यानी सॉकर व हॉकी जैसे बाकी खेलों के मुकाबले क्रिकेट ने सबसे पहले अपने लिए नियम बनाए और वर्दियां भी अपनाई। क्रिकेट के कानून सबसे पहले साल 1744 में मनोरंजन था, खेलने के आनंद के लिए, न कि पैसे के लिए खेलना नवाबी ठाट की निशानी थी। दूसरा, खेल में अमीरों को लुभा सकने लायक पैसा भी नहीं था। पेशेवर खिलाड़ियों का मेहनताना वजीफा, चंदे या गेट पर इकट्ठा किए गए पैसों से तय किया जाता था। सीजनल होने के कारण खेल से साल भर का रोजगार तो नहीं मिल सकता था। जाड़े के महीनों यानी ऑफ सीजन में ज्यादातर पेशेवर खिलाड़ी खदानों में काम करते थे
या कहीं और मजदूरी करते थे। शौकीनों की सामाजिक श्रेष्ठता क्रिकेट की परंपरा का हिस्सा बन गई। शौकीनों को जहां जेंटलमैन की उपाधि दी गई तो पेशेवरों को खिलाड़ी या प्लेयर्स की उपाधि दी गई। मैदान में घुसने के लिए उनके प्रवेश द्वार भी अलग अलग थे। शौकीन जहां बल्लेबाज हुआ करते थे, वहीं खेल में असली मशक्कत और ऊर्जा वाले काम जैसे तेज गेंदबाजी खिलाड़ियों के हिस्से आते थे। क्रिकेट में संदेह का लाभ यानी बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बल्लेबाज को ही मिलता है। उसकी एक वजह यह भी है, क्रिकेट बल्लेबाजों का ही खेल इसलिए बना क्योंकि नियम बनाते समय बल्लेबाजी करने वाले जेंटलमैन को तरजीह दी जाती थी। शौकिया खिलाड़ियों की सामाजिक श्रेष्ठता का ही नतीजा था कि टीम का कप्तान पारंपरिक तौर पर बल्लेबाज ही होता था। इसलिए नहीं कि बल्लेबाज कुदरती तौर पर बेहतर कप्तान होते थे, बल्कि इसलिए कि बल्लेबाज तो आमतौर पर जेंटलमैन ही होते थे। चाहे क्लब की टीम हो या राष्ट्रीय टीम, कप्तान तो शौकिया खिलाड़ी ही होता था। 1930 के दशक में जाकर पहली बार अंग्रेजी टीम की कप्तानी किसी पेशेवर खिलाड़ी यॉर्कशायर के बल्लेबाज लेन हटन ने की। हॉकी व फुटबॉल जैसे खेल तो अंतरराष्ट्रीय बन गए थे, पर क्रिकेट औपनिवेशिक खेल ही बना रहा, यानी ये उन्हीं देशों तक सीमित रहा जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे। इसने उन्हीं देशों में जड़ें जमाई जहां अंग्रेजों ने कब्जा जमाकर शासन किया था। इन उपनिवेशों जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे थे। पत्रकारों, क्रिकेटरों व राजनेताओं ने 1930 और 40 के दशक तक इस पंचकोणीय टूर्नामेंट की नस्लवादी व सांप्रदायिक बुनियाद पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। उनका मानना था कि ऐसे समय में जब राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी अवाम को एकजुट करना चाह रहे थे, इस टूर्नामेंट का क्या तुक था। इसके विपरीत क्षेत्र आधारित नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप नामक एक नए टूर्नामेंट का आयोजन शुरू हुआ, जिसे बाद में रणजी ट्रॉफी का नाम दिया गया। लेकिन पंचकोणीय टूर्नामेंट की जगह लेने के लिए इसे आजादी का इंतजार करना पड़ा। पंचकोणीय टूर्नामेंट की नींव में ब्रिटिश सरकार की फूट डालो शासन करो की नीति थी। यह एक औपनिवेशिक टूर्नामेंट था जो ब्रिटिश राज के साथ ही खत्म हो गया।